सो वेलकम बैक गाइस टू अ टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं सोल लैंड के ऑफिशियल एपिसोड 18 पर। तो काफी ज्यादा लोग आज की वीडियो देखकर शॉक हो रहे होंगे क्योंकि मैंने अपने सारे वीडियो के सेटअप को ही चेंज कर दिया है। तो मेरे YouTube से काफी देर मिस रहने के पीछे की रीजन भी यही थी क्योंकि दोबारा से मुझे एक स्पेसिफिक सीरीज को एक्सप्लेन करने पर स्ट्राइक्स आ गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर पाया। सो इसे आप लोग लाइव एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हो क्योंकि अभी के बाद मैं इसी वे को यूज करने वाला हूँ ताकि आने वाले टाइम में ना तो हमें कोई स्ट्राइक देखने को मिले और ना ही मुझे YouTube से गायब होना पड़े। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस बात को समझोगे और इसी के साथ ही हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो एपिसोड को मैंने कम्प्लीटली पूरा देख लिया हुआ है और जितने लोग भी मेरी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आते हैं वो सब ऑलरेडी एपिसोड को देख चुके होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अभी के बाद एपिसोड के मेन पॉइंट्स और ऐसी बातों पर बात किया करेंगे जो कि आप लोगों को समझ नहीं आती या फिर एपिसोड के लिए वो काफी ज्यादा जरूरी होती है। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सब ने सबसे पहले उस व्यू को देखा था जहाँ पर क्लास के बच्चे आज के हॉलीडे को मना रहे थे, मगर जैसे ही युहाओ, शाओ शाओ और वोंगडोंग क्लास से बाहर आने लगते हैं तो उसी के साथ ही मास्टर जुवो इनको यहीं पर रोक लेती हैं, जिन्हें देखते ही शाओ शाओ ने उन्हें वहीं पर अलविदा कर दिया था और वहां से शाओ शाओ तो चली गई थी। मगर जैसे ही युहाओ और वोंगडोंग मास्टर जुवो के पास आए थे तो वहां पर मास्टर जुवो ने युहाओ से स्पेसिफिकली ये भी पूछा था कि तुम्हें अपनी सोलिंग को ऑब्जॉर्व करने में कोई इशू तो नहीं हो रहा, जिस पर युहाओ ने मास्टर जुवो को सीधा ये कह दिया था कि मैं अपनी सोलिंग बिना किसी इशू के खुद ही ऑब्जॉर्व कर लूंगा। जो सुनते ही मास्टर जुवो ने युहाओ और वोंगडोंग दोनों को ही छुट्टियां खत्म होने से कुछ देर पहले ही वापस आने का कहा था, क्योंकि ये दोनों जबकि क्लास के लीडर हैं तो फिर इनके लिए पहले ही क्लास से कुछ ऐसा वर्क जमा हो चुका होगा जिन्हें कि इन दोनों को आकर पूरा करना होगा, जिस पर युहाओ और वोंगडोंग दोनों ने एग्री भी कर लिया था। और जैसे ही युहाओ और वोंगडोंग दोनों ही क्लास से बाहर आ जाते हैं तो उसके बाद इन दोनों को थोड़ा सा एक साथ टाइम हमें स्पेंड करते हुए देखने को मिलता है, जहाँ पर वोंगडोंग युहाओ को ये बताता है कि वो युहाओ के साथ सोलिंग को ऑब्जॉर्व करने नहीं चाहने वाला, मगर वहीं पर युहाओ इस बात के लिए परेशान भी होता है क्योंकि उसे इस बात का पता होता है कि वोंगडोंग चाहे उसके साथ नहीं जा पा रहा, मगर वोंगडोंग सच में युहाओ का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, जिसकी वजह से वोंगडोंग अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान भी हो रहा होगा। मगर उसी के साथ जबकि टियानमेंग ने युहाओ को ये बताया हुआ है कि तुम्हें मेरे साथ सोलिंग अब्सॉर्ब करने जाने वाली बात को सीक्रेट रखना होगा, तो उसकी वजह से युहाओ को काफी ज्यादा लिमिटेशंस में रहते हुए बिना किसी को बताए अकेले ही सोलिंग अब्सॉर्ब करने जाना है, जिसकी वजह से युहाओ वोंगडोंग को इस बात का जिक्र भी नहीं करता। वोंगडोंग को युहाओ ने यही बताया होता है कि जबकि युहाओ स्पिरिट गार्डिंग डिपार्टमेंट का कोर डिसाइपल है तो उसकी वजह से उन्होंने युहाओ के लिए सोल रिंग को अरेंज किया हुआ है। और उसी के साथ ही वोंगडोंग युहाओ के सामने ये बात रिवील करता है कि वो अपनी कुछ प्रैक्टिस करने के लिए एकेडमी से छुट्टी के लिए जा रहा है। और ये कहते ही वोंगडोंग के भी वहां से जाने का टाइम आ जाता है, जहां पर हम लोग युहाओ और वोंगडोंग को एक दूसरे को अलविदा करते हुए देखते हैं। और सच में युहाओ से दूर जाते हुए वोंगडोंग काफी ज्यादा परेशान था, चाहे फिर उसने लड़के का गेटअप ही क्यों ना किया हो, मगर अंदर से वोंगडोंग अभी भी एक लड़की है। शायद यही रीजन है कि युहाओ से दूर जाते हुए वोंगडोंग इवन के रोना तक भी स्टार्ट कर देता है। मगर जैसे ही वोंगडोंग वहां से चला जाता है तो उसके बाद युहाओ की अपनी जर्नी स्टार्ट होती है, जहां पर जाने से पहले युहाओ अपने अभी तक मिले सबसे ज्यादा क्लोज लोगों को अलविदा भी करता है और दिल ही दिल में उन सबसे ये भी कहता है कि जैसे ही मैं वापिस आऊंगा तो मैं पूरी एकेडमी को शॉक करने वाला हूँ। तो इस बात का भी हम सबको अच्छे से पता है कि युहाओ अपनी सोलिंग को ऑब्जॉर्व करने के लिए नॉर्थ रीजन में जाने वाला है, जहां से टियानमेंग आया हुआ है, जो कि टियानमेंग का ओरिजिन भी है। मगर वहां पर जाते हुए रास्ते में युहाओ एक स्पेसिफिक ब्रिज को क्रॉस कर रहा था, जहां पर बैठा इंसान जो कि फिशिंग कर रहा था वो मुझे काफी ज्यादा हद तक तांग सेन लग रहा था, जो कि किसी डिस्गीज में भी आया हुआ हो सकता है, क्योंकि जैसे ही युहाओ उसके करीब से गुजरता है तो उसी के साथ ही वो इंसान कहता है सारी रात फिशिंग करने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा, जहां से मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो ये तांग सेन हुआ तो ये वो फिक्रा भी हो सकता है जो कि तांग सेन ने इस सीरीज के स्टार्ट में ही कहा था कि मैंने एक इंसान के फेट को चेक करने की कोशिश की है कि उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, मगर मैं उसके फ्यूचर को नहीं देख पाया। और इसका मतलब यह है कि जबकि तांग सेन ने उसके फ्यूचर को देखने की कोशिश भी की है मगर फिर भी तांग सेन उसके फ्यूचर को नहीं देख पाया।
तो ये फिक्रा उसी से रिलेटेड भी हो सकता है कि इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। मगर जैसे ही युहाओ वहाँ से गुजर जाता है तो उसी के साथ ही उसे फिश मिल जाती है, जहाँ से मुझे ये बात काफी ज्यादा परेशान कर रही थी कि क्या वो इंसान तांग सेन था भी या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो उसके बाद भी हम लोगों को युहाओ की काफी लंबी जर्नी देखने को मिलती है, क्योंकि युहाओ अपनी एकेडमी से काफी ज्यादा दूर ही जा रहा होता है और ट्रैवल करने के लिए युहाओ यहाँ पर सवारियों का यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से युहाओ को दिन और रात का वक्त लगता जा रहा होता है। मगर एक जगह पर रुकते ही टियानमेंग युहाओ के सामने आ जाता है और आते ही युहाओ से कहता है, मुझे तुम्हें अपनी एक्सट्रीम नॉर्थ की स्टोरीज को सुनाने दो, जहाँ पर कि मैं पैदा हुआ था या फिर जहाँ पर मैं रहता रहा हूँ, जो कि आल्सो हम सब की एक्सप्लेनेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि एक्सट्रीम नॉर्थ हम सब के लिए ही एक बिल्कुल सी नई जगह है, जिसे कि ना तो हम लोगों ने साउलैंड 1 में देखा हुआ है और ना ही हम लोगों को उसके बारे में जरा भी पता है। जिस एक्सप्लेनेशन में टियानमेंग युहाओ को बताता है, मैं एक्सट्रीम नॉर्थ में एक रेगुलर सा आइस वॉर्म पैदा हुआ था। जितने भी आइस वॉर्म पैदा होते हैं वो सारे ही डुअल कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिट आइस एट्रीब्यूट्स के साथ पैदा होते हैं, मगर हमारी फाइटिंग पावर हमारे ओरिजिन की वजह से काफी ज्यादा कम होती है। मगर वहीं पर अगर बात की जाए हमारे नेचुरल एनिमी की, जो कि आइस ब्लू स्कॉर्पियन होते हैं, तो उन सारे स्कॉर्पियंस की वजह से हम आइस वॉर्म्स के लिए 10,000 साल तक कल्टीवेशन करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है और काफी ज्यादा आइस वॉर्म तो 10,000 साल पहले से ही मर जाते हैं। आइस सिल्क वॉर्म्स स्पिरिट और आइस एट्रीब्यूट्स दोनों के साथ ही पैदा होते हैं, जो सुनते ही युहाओ को भी इस बात की समझ आ जाती है कि टियानमेंग, जो कि अभी तक युहाओ को ये बताता आया है, युहाओ के पास टियानमेंग की साउल लिंक को ऑब्जॉर्व करने के बाद जो सेकंड एट्रीब्यूट आए थे वो आइस के एट्रीब्यूट थे, जिन्हें इन फ्यूचर युहाओ अपनी मर्जी से भी यूज कर पाएगा। मगर अभी के लिए जबकि युहाओ की साउल पावर काफी ज्यादा कम है और सबसे ज्यादा जरूरी बात तो युहाओ साउलैंड की सीरीज का पहला ऐसा कैरेक्टर है जिसकी नॉलेज भी काफी ज्यादा कम है। तो तांग सेन और युहाओ दोनों को ही एक चीज काफी ज्यादा अलग बनाती है, जो कि नॉलेज है। तांग सेन जो कि इस वर्ल्ड में आने के बाद भी काफी ज्यादा हद तक नॉलेज को गेन करता रहा है और उसी के साथ साथ काफी मर्तबा ऐसा हुआ है कि तांग सेन की लास्ट लाइफ की मेमोरीज में से उसने काफी ज्यादा नॉलेज से हेल्प ली है। मगर वहीं पर युहाओ के पास नॉलेज काफी ज्यादा हद तक कम है, जिसकी वजह से युहाओ अपनी सारी पावर और अपने सारे पोटेंशियल को अभी लीश नहीं कर सकता। मगर वहीं पर काफी ज्यादा लोग ये भी जानना चाहते होंगे, जबकि सारे आइस सिल्क वॉर्म्स ही 10,000 साल तक जिंदा रहने की कोशिश ही करते रहते हैं और बहुत ही ज्यादा मुश्किल से कुछ ऐसे आइस वॉर्म्स ही बचते हैं जो कि 10,000 साल तक भी जिंदा रह सकते हो। मगर फिर भी टियानमेंग ही अकेला ऐसा मॉन्स्टर कैसे बनता है जिसने के 1 मिलियन के बैरियर को क्रॉस किया हो, जिससे कि आल्सो टियानमेंग ने इसी एपिसोड में युहाओ को बताया था, जहां पर टियानमेंग युहाओ को बताता है, मेरे पीछे काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स लग गए थे जिनसे बचते हुए मैं बिना किसी चीज को देखे उनके सामने आगे भागता ही जा रहा था। मगर रास्ते में भागते भागते मैं एक जगह से नीचे गिरता हूँ, जहाँ से नीचे गिरते हुए मुझे तो काफी ज्यादा परेशानी होती है। मगर उस एरिया को एक्सप्लोर करने के बाद मुझे इस बात का पता चलता है कि ये मेरे लिए कोई परेशानी नहीं बल्कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि उस केव के अंदर इटर्नल डार्क आइस मैरो मौजूद था, जो कि आइस टाइप के साउल मॉन्स्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज होता है, या फिर उनके लिए एक एब्सोल्यूट टॉनिक भी कह सकते हो, जो कि किसी हेवनली ट्रेयर से कम नहीं है, जिसे कि मैंने अपनी स्लीपिंग टाइम में ही अब्सॉर्ब कर लिया था और उसे अब्सॉर्ब करने के बाद मैं कुछ ही देर में 10,000 साल का साउल मॉन्स्टर बन गया था, जो कि सच में काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। मगर जैसे ही मैं वहां से उठा तो मुझे वहां से बाहर आने का रास्ता नहीं था मिल रहा, जिसकी वजह से मुझे वहां पर और भी काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा था। जहां पर जैसे ही टियानमेंग अपनी स्टोरी को कंटिन्यू कर रहा था तो वहीं पर युहाओ उसे रोक देता है और उसे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने का कहता है, जिसके बाद युहाओ और टियानमेंग रास्ते में चलते हुए काफी ज्यादा और भी मैटर्स पर बात करते हैं। मगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सारे ही डिस्कस करने वाले हैं। मगर यहाँ पर एक जरूरी बात जो टियानमेंग युहाओ को बताता है वो ये थी कि टियानमेंग के आइस क्लैन में से कोई भी ऐसा मॉन्स्टर नहीं पैदा हुआ जिसने कि 1 लाख साल के साउल कल्टीवेशन के बैरियर को अचीव भी किया हो, जिसका मतलब यह है कि टियानमेंग अपनी कैटेगरी में पहला और आखिरी शायद से ऐसा आइस सिल्क वॉर्म है जिसने के 1 मिलियन तक के साउल बैरियर को अचीव कर लिया हुआ है।
और वहीं पर इस एपिसोड में मैंने एक और न्यू चीज देखी थी जो कि साउललैंड वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी, जहां पर युहाओ साउल गाइडिंग टूल डिपार्टमेंट के काफी ज्यादा अमेजिंग से एक ट्रेयर को यूज कर रहा होता है, जिसके थ्रू युहाओ अपनी साउल पावर का यूज करते हुए अपने शूज के थ्रू स्केटिंग कर रहा होता है, जो कि ये बताता है कि साउललैंड की सीरीज में हमें भी और भी काफी ज्यादा अमेजिंग टूल्स देखने को मिलने वाले हैं जो कि सारे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। और लास्ट का वर्ल्ड और ये वर्ल्ड कितना ज्यादा चेंज हो चुका हुआ है। मगर इसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए टियानमेंग अपने 1 मिलियन ईयर के साउल मॉन्स्टर बनने की एक काफी ज्यादा अमेजिंग स्टोरी भी बताता है, जिसके पीछे का ओरिजिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मगर जबकि ये साउललैंड है तो फिर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो टियानमेंग बेसिकली युहाओ को ये बताता है, जैसे ही मैं 1 लाख ईयर का साउल मॉन्स्टर बन गया था तो उसके बाद मैंने स्टारडवो फॉरेस्ट के सारे मॉन्स्टर्स को अपने ओरा को अट्रैक्ट करते हुए एक जगह पर जमा किया था, ताकि वो सारे मॉन्स्टर्स एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए मर जाएं और उनमें से बचे कुछ मॉन्स्टर वहां से भाग जाएं। जिसके बाद मैं उन मॉन्स्टर्स की पावर को यूज करने के बाद अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करवाने वाला था। मगर इस सब में मैं खुद ही फंस जाता हूँ, क्योंकि वहां पर मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मॉन्स्टर जमा हो जाते हैं, जिस सब के बाद मैं वहां से भागता हूं और उसके बाद मैं अपनी हेवन और अर्थ की किसी स्पेसिफिक टेक्निक को यूज करते हुए मैंने 10th गोल्डन पैटर्न को जन्म दिया, जो कि शायद से कोई टेक्निक ही हो सकती है। मगर उसी के साथ ही टियानमेंग कहता है, जैसे ही मैंने इस टेक्निक को जन्म दिया तो उसके बाद मैं 1 मिलियन ईयर का साउल मॉन्स्टर बन गया, जिसका मतलब यह है कि टियानमेंग की साउल कल्टीवेशन पावर 1 मिलियन ईयर की तो है, मगर टियानमेंग का लाइफ सर्कल 1 मिलियन ईयर का नहीं है। जिसके बाद ये लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए फाइनली आइस डीमन क्वीन के एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर सर्दी काफी हद तक ज्यादा होती है। और जैसे ही युहाओ यहाँ पर आता है तो टियानमेंग उसे एक इग्लू के बीच में छुपने का कहता है और वहां पर छुप कर रेस्ट करने का कहता है। मगर उसी के साथ ही एक बहुत ज्यादा शॉकिंग इमेज हमें देखने को मिलती है, जहां पर टियानमेंग युहाओ की बॉडी में से साउल के थ्रू बाहर आ जाता है, जिस पर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है आप सब लोग इस वीडियो को लाइक भी करोगे और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में इस कंटेंट को इसी तरह लेकर चलता रहूं, मगर टाइम टू टाइम मैं इसे चेंज करने की कोशिश करता रहूंगा, ताकि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट और बेस्ट से बेस्ट वीडियोस आप सबको देखने को मिलती रहे। तो सब के लिए आप सबको लाइक कर मुझे मोटिवेट करना होगा। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।